चलो भाई, पहला प्रश्न है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह कथन है। हमने पहले प्रश्न है वो उसको हमने स्टेटमेंट के माध्यम से स्टार्ट किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाकर। देखो भाई, सबसे पहले हम प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। प्रश्न अगर हमारे समझ में अच्छे से आ गया तो हमें आंसर देने के अंदर कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में राइट आंसर है उसके बारे में बात करेंगे, और फिर उसके बारे में जो ऑप्शन है उनके बारे में विस्तार से थोड़ी सी चर्चा करेंगे ताकि हमारी जानकारी में और वृद्धि हो सके। चलो, अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से गलत कथन है। यानी कि 3 कथन है, 3 जो ऑप्शन है वो राइट है, एक रॉन्ग है। रॉन्ग वाला अपने को बाहर निकालना है। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय मुद्रा भारतीय राष्ट्रीय रुपया। ऑप्शन बी रुपये का वर्तमान प्रतीक चिन्ह तैयार किया डी उदय कुमार ने। ऑप्शन सी, भारतीय मुद्रा जारी करता है केंद्र सरकार। ऑप्शन डी, भारत में पहला रुपया चलाया शेरशाह सूरी ने। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय मुद्रा जारी करता है केंद्र सरकार। यानी इसके अंदर गलत कथन पूछा था। तो भारतीय मुद्रा है वह केंद्र सरकार जारी नहीं करती, बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। चलो, अब हम 3 ऑप्शन के ऊपर और बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय मुद्रा भारतीय राष्ट्रीय रुपया है। दोस्तों, विश्व में भारत 5वां देश है, यानी 5 देशों के अंदर भारत शामिल है जिनका राष्ट्रीय मुद्रा का जो प्रतीक है वह रुपया है। ऑप्शन बी की बात करें, रुपये का वर्तमान प्रतीक चिन्ह तैयार किया डी उदय कुमार ने। डी उदय कुमार जो आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने रुपये का जो वर्तमान प्रतीक है, जो देवनागरी लिपि के रे और इंग्लिश के आर दोनों को मिक्स करके बनाए गए हैं, उन्होंने तैयार किया था और 2010 के अंदर उसको भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया। ऑप्शन डी, भारत में पहला रुपया शेरशाह सूरी ने चलाया। बिल्कुल सही बात है। शेरशाह सूरी ने, जो अफगान शासक थे, उन्होंने भारत में पहला रुपया चलाया जो एक चांदी का सिक्का था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में 1 रुपये के नोट और सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं, और जो नोट होते हैं 1 रुपये के, उनके ऊपर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और इसके अलावा सभी प्रकार के जो करेंसी नोट हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से असुमेलित है। यानी कि 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 ऑप्शन सुमेलित हैं, सही है, और एक ऑप्शन असुमेलित है। हमें असुमेलित वाला ऑप्शन छांटना है। चलो, हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, मुद्रा की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, हार्ड करेंसी। यानी कि वह मुद्रा जिसकी पूर्ति की तुलना में मांग अधिक रहती है, मतलब पूर्ति कम हो रही है, मांग अधिक है, यानी कि हार्ड करेंसी है, बहुत ही कठोरता से प्राप्त हो रही है। मतलब मांग अधिक है जबकि उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, उसे हम हार्ड करेंसी कहेंगे, यानी कि बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होती है। ठीक है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी है, मुद्रा की पूर्ति उसकी मांग की तुलना में अधिक, पूर्ति अधिक हो रही है, मांग कम है। यानी जितनी मांग है उसकी तुलना में पूर्ति बहुत अधिक हो रही है, मतलब आसानी से उपलब्ध हो रही है। इसे हम कहेंगे सॉफ्ट करेंसी। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, संकट काल में शीघ्र पलायन करने वाली मुद्रा, हॉट मनी। यानी अगर संकट काल की स्थिति उत्पन्न हो गई, मुद्रास्फीति की दर बढ़ रही है, और ऐसे समय के अंदर शीघ्र पलायन करने वाली मुद्रा, यानी कि एकदम से वो मुद्रा है वह बिल्कुल भी रुकती नहीं है, इसे हम हॉट मनी कहेंगे, गर्म मुद्रा कहेंगे। यानी संकट काल के अंदर जो मुद्रा शीघ्र पलायन कर जाए, जो ज़्यादा समय तक मार्केट में नहीं टिक पाए। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, नीची ब्याज दर पर प्राप्त मुद्रा। नीची ब्याज दर यानी जो मुद्रा कम ब्याज दर पर प्राप्त हो उसे हम सस्ती मुद्रा कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी है, ये असुमेलित है, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी नीचे दर के ऊपर प्राप्त जो मुद्रा है उसे हम सस्ती मुद्रा कहेंगे। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 4, वस्तु सेवा का मुद्रा या अन्य वस्तु सेवा के बदले आदान प्रदान कहलाता है। कोई वस्तु हो या सेवा हो, उसका मुद्रा के साथ में आदान प्रदान करें या फिर उसका किसी अन्य वस्तु या सेवा के साथ में आदान प्रदान करें, उसको हम क्या कहते हैं? निवेश, विनिमय, व्यापार, विनिवेश या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनिमय व्यापार। यानी विनिमय का मतलब ये होता है आदान प्रदान करना, चाहे वस्तु या सेवा का मुद्रा के साथ में करो या वस्तु या सेवा के साथ में आदान प्रदान करो, यह विनिमय या फिर व्यापार कहलाता है। इसका मतलब होता है लेन देन, आपसी आदान प्रदान।
प्राचीन काल के अंदर वस्तु विनिमय पद्धति प्रचलित थी। प्राचीन काल के अंदर मुद्रा नहीं चलती थी, वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। अगर किसी व्यक्ति के पास में जो वस्तु ज़्यादा है, जैसे मान लो किसान है, गेहूँ उत्पादन किया, गेहूँ लेके बाजार में चला जाएगा, दूसरी जो आवश्यक चीज़ें हैं वो गेहूँ को बेचकर उनके बदले में ले आएगा। ये कहलाती है वस्तु विनिमय पद्धति, जो आरंभ के अंदर समाज के अंदर प्रचलित थी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है मुद्रा के विकास का सही चरण है, यानी कि पहले कौन सी मुद्रा चलती थी, उसके बाद कौन सी मुद्रा चली, तो इसको अपने को सही क्रम के अंदर पहले से और वर्तमान के रूप के अंदर इसको जमाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, शाक मुद्रा। देखो भाई, आरंभिक काल के अंदर वस्तु मुद्रा प्रचलित थी, यानी वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान होता था। ठीक है। उसके बाद में धातु मुद्रा चली, यानी विभिन्न धातुओं के सिक्के चले, सोना, चांदी, तांबा। ठीक है, ये राजा महाराजाओं के काल में। उसके बाद में पत्र मुद्रा चली, यानी कागजी मुद्रा चली, जो अपने वर्तमान के अंदर रुपया वगैरह जो अपने चल रहे हैं, जो अपने प्रतीक चिन्ह है। ठीक है। और सबसे लास्ट के अंदर है शाक मुद्रा, जो वर्तमान के अंदर बैंकों द्वारा निर्गमित की जा रही है। शाक मुद्रा का मतलब होता है जो वास्तव के अंदर नहीं होती है। जैसे मान लो बैंक के अंदर हमने 100 रुपये जमा कराए, तो बैंक उसमें से 20 रुपये तो एडवांस के 20 रुपये जमा रख लेगा भाई, कोई भी जैसे पैसे निकलवाने के लिए आ गए, और बाकी 80 रुपये को और किसी दूसरे के खाते में डाल देगा, उसको लोन जारी कर देगा, शाख जारी कर देगा। यानी जितने पैसे हैं उससे कई गुना ज़्यादा शाख जारी की जा सकती है। तो ये मुद्रा के विकास के सही चरण है। सबसे पहले वस्तु मुद्रा, फिर धातु मुद्रा, फिर पत्र मुद्रा, और सबसे लास्ट में वर्तमान के अंदर शाख मुद्रा भी चल रही है साथ में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष नहीं है। देखो, वस्तु विनिमय प्रणाली जो पहले चलती थी उसके क्या क्या दोष थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन अपने को इसमें प्रश्न में देखना है कौन सा दोष नहीं है। मतलब कि 3 दोष हैं, 4 में से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है जो दोष नहीं है, वो देखते हैं हम। आवश्यकता का दोहरा संयोग अनिवार्य है, बिल्कुल सही बात है। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर आवश्यकता का दोहरा संयोग होना बहुत जरूरी है। मतलब हम जो चीज़ बेच रहे हैं उस चीज़ के सामने वाले को भी आवश्यकता होनी चाहिए, और सामने वाला जो बेच रहा है उसकी आवश्यकता हमें भी होनी चाहिए। जब ये दोहरा संयोग बैठेगा तब जाके ही वस्तु विनिमय हो सकता है। मान लो हम गेहूं लेके गए मार्केट के अंदर किसान के रूप में, ठीक है, और वहाँ से हमें कुम्हार से बर्तन लेके आने हैं। अब हम कुम्हार को ढूंढेंगे, और कुम्हार को भी ऐसे कुम्हार को ढूंढेंगे जिसको अनाज की आवश्यकता होगी। मान लो हमें कुम्हार मिल गया, हम उससे अनाज देके और मटका लेना चाहते हैं, लेकिन उसको मटके के बदले में अनाज नहीं लेना, उसको दूसरी चीज़ लेनी है, तो ये समस्या उत्पन्न होगी। तो इसलिए ये इसका दोष है, यानी आवश्यकता का दोहरा संयोग अनिवार्य है। बिना दोहरे संयोग के आवश्यकताओं का जो वस्तु है उनका आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, ये इसका दोष है। ऑप्शन सी के ऊपर पहले देखते हैं हम, अविभाज्य वस्तुओं के संबंध में उत्पन्न समस्या। वस्तुओं का विभाजन नहीं कर सकते हम। जैसे मान लो एक गाय लेके गई, गाय के बदले हमें अनाज लेके आना है, 1 क्विंटल अनाज लेके आना है। अब 1 क्विंटल अनाज है, उसका मूल्य है वो गाय नहीं, मान लो एक गाय का जो मूल्य है वो 5 क्विंटल अनाज है। अब हमें 1 क्विंटल अनाज लेके आना है, तो गाय का हम विभाजन कैसे करेंगे? गाय तो एक संपूर्ण इकाई है ना। तो एक ये समस्या आती थी वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर, यानी अविभाज्य वस्तुओं के संबंध में समस्या उत्पन्न होती थी। ऑप्शन डी देखते हैं, मूल्य निर्धारण करने में, संचय में और स्थानांतरण में कठिनाई। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष था कि एक तो मूल्य निर्धारण नहीं कर सकते कि भाई ये कोई वस्तु बड़ी है, कोई वस्तु छोटी है, तो उसका मूल्य निर्धारण कैसे करेंगे, किस में करेंगे? अब मुद्रा में तो कर लेते हैं कि चलो भाई ये 20 रुपए की है, 5 रुपए की, उसमें कैसे करेंगे कि इसका मूल्य आधी गाय है, 1/4 गाय है, उसका निर्धारण कैसे करेंगे, किस आधार पर करेंगे? ये समस्या आती थी। एक उसका संचय स्थानांतरण में कठिनाई आती थी कि अगर मान लो अपने पास अपने कोई चीज़ लेके आनी है और उसके बदले में गाय देके आनी, तो गाय को कहाँ लेके जाएंगे हम? तो उसकी स्थानांतरण के अंदर हमें बहुत कठिनाई आती थी। ये भी इसका दोष है। ऑप्शन बी, भावी बचत संभव है, ये बिल्कुल गलत है। ये ऑप्शन, ये इसका दोष नहीं है, क्योंकि भावी बचत इसके अंदर संभव है ही नहीं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ये वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष नहीं है, बाकी तीनों दोष हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, मुद्रा के आधुनिक रूप में शामिल है, यानी मुद्रा के जो आधुनिक रूप चल रहे हैं उसमें से क्या क्या शामिल है। पहला है कागज के नोट और सिक्के, यानी कि इसके अंदर ये बिल्कुल सही है, कागज के नोट भी चल रहे हैं करेंसी के अंतर्गत और सिक्के भी चल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी, बैंकों में निक्षेप, यानी बैंकों के अंदर जो हमारी जमा राशि है वह भी मुद्रा के आधुनिक रूप में शामिल है, बिल्कुल सही है।
ऑप्शन सी पत्र मुद्रा, जो अपनी कागजी मुद्रा चल रही है, बिल्कुल सही है। यानी इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं इसकी। देखो भाई, मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार क्यों किया जाता है, ये कई बार प्रश्न आ जाता है कि मुद्रा को विनिमय के माध्यम, आदान प्रदान के माध्यम के रूप में क्यों स्वीकार करते हैं। क्यों स्वीकार करते हैं? क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। किसी देश की सरकार ये कहेगी कि भाई ये मुद्रा है, ये विनिमय का माध्यम रहेगा, ठीक है, तो वो माध्यम रहेगा। यानी इसका कारण क्या है कि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है, इसे अधिकार देती है कि हमारे देश की मुद्रा है, ये मुद्रा है और ये विनिमय के माध्यम के रूप में इसको स्वीकार किया जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण फैक्ट कि भारत में कोई भी व्यक्ति है, वह कानूनी तौर पर रुपये में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता। यानी मुद्रा को लेने से कोई मना नहीं कर सकता, ये कानूनन अपराध है। इस बात का याद रखना। जैसे अभी वर्तमान के अंदर चल रहे हैं ना कि बहुत सारे दुकानदार हैं, वो है ना सिक्के लेने से मना कर देते हैं, 5 का नहीं चल रहा, 2 का नहीं चल रहा, ये कानूनन अपराध है। कोई भी दुकानदार हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो भारतीय मुद्रा का अपमान नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, 1 रुपए के नोट और सभी प्रकार के सिक्कों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के करेंसी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट को छोड़ दो और सिक्कों को छोड़ दो। सिक्कों के ऊपर तो हस्ताक्षर होते ही नहीं है, ठीक है। और जो 1 रुपए के नोट हैं उसके ऊपर हस्ताक्षर होते हैं भारत के वित्त सचिव के। इनको छोड़ के बाकी के जो करेंसी नोट हैं उनके ऊपर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्री, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त सचिव वित्त मंत्रालय, या फिर सचिव भारतीय रिजर्व बैंक। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। यानी कि वर्तमान के अंदर 1 रुपए और सिक्कों को छोड़ के सभी प्रकार के जो करेंसी नोट हैं उनको भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है और उसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि 1 रुपए के नोट के ऊपर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रचलित नोट नहीं है। यानी कि कौन सा नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं चलाया जाता है? तो इसके अंदर राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1000। यानी कि जब से मुद्रा का विमुद्रीकरण, जब से विमुद्रीकरण हुआ है अपना 2016 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उसके बाद से 1000 रुपये का नोट बंद है। वर्तमान के अंदर 10, 20, 50, 200, 500, 2000 की करेंसी नोट जारी किए जाते हैं, जबकि 1000 रुपये का नोट प्रचलित नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं हम। प्रश्न नंबर 10, महात्मा गांधी की तस्वीर वाला नोट सर्वप्रथम कब जारी किया गया? 1996, 1987, 2000, 1980। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1987। अब इस प्रश्न को थोड़ा सा आप समझ लो। देखो भाई, सबसे पहले महात्मा गांधी की तस्वीर वाला नोट है, 500 रुपये का नोट जारी हुआ था, और कब हुआ था? 1987 के अंदर। तो अगर ये पूछे कि महात्मा गांधी की तस्वीर वाला नोट सर्वप्रथम कब जारी हुआ और कौन सा नोट जारी हुआ, तो सबसे पहले 500 रुपये का नोट जारी हुआ था 1987 के अंदर, जिसके ऊपर महात्मा गांधी जी की तस्वीर थी। और उसके पश्चात 1996 के अंदर महात्मा गांधी जी की श्रृंखला वाले सभी नोट है वो नियमित रूप से जारी होने स्टार्ट हुए। तो 2 प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। अगर पहला नोट की बात आई तो 500 रुपये के नोट के ऊपर गांधी जी की तस्वीर आई थी 1987 के अंदर, ठीक है। और महात्मा गांधी जी की तस्वीर की श्रृंखला वाले नोट नियमित रूप से यानी कि लगातार जारी हुए कब? 1996 से प्रारंभ हो गए थे। सभी नोटों के ऊपर महात्मा गांधी जी की तस्वीर आना स्टार्ट हो गया था। तो ये थोड़ा अगर कन्फ्यूजन हो तो दोनों कन्फ्यूजन यहाँ पर आप दूर कर लेना। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11, समकालीन करेंसी नोट पर पीछे की तरफ कितनी भाषाओं में नोट मूल्य लिखा होता है? 17, 15, 12, 20। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15। अब इसको भी देखो, अच्छे से समझ लो कि जो भी अपने वर्तमान में करेंसी नोट चल रहे हैं उनके बैक साइड के अंदर 15 भाषा के अंदर नोट मूल्य लिखा होता है। जैसे 500 का नोट है तो पीछे आप नोट को चेक करना, पीछे की तरफ 15 भाषा के अंदर वो नोट मूल्य लिखा मिलेगा। लेकिन अगर बात की जाए पूरे आमने और सामने दोनों तरफ, तो दोनों तरफ 17 भाषा में आपको लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि 15 भाषा में पीछे की ओर है और 2 भाषा में, हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अंदर फ्रंट साइड के अंदर भी नोट का मूल्य लिखा होता है। तो अगर मान लो बैक साइड की पूछे तो अपने को 15 भाषा आएंगी उसके अंदर, और अगर टोटल अगर अपने करेंसी नोट के ऊपर भाषा का उल्लेख आए तो अपने इसके अंदर 17 भाषाओं का उल्लेख है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर
12, भारत का केंद्रीय बैंक है। हर देश का केंद्रीय बैंक होता है, बैंकों का बैंक होता है, उसका अलग अलग नाम होता है। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ कलकत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक, यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। और इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि केंद्रीय रिजर्व बैंक के अंदर सामान्य नागरिक अपना खाता नहीं खोल सकता है। इसके अंदर सभी बैंकों के अकाउंट खुले हुए होते हैं। जैसे आम नागरिकों के अकाउंट है वो व्यापारिक बैंकों के अंदर होते हैं, उसी प्रकार से सभी व्यापारिक बैंकों के खाते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के अंदर खुले हुए होते हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह चीता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे ऑप्शन पे चलते हैं, उसके बाद में व्याख्या पे चलते हैं। मेरा मेन उद्देश्य है कि आपका टाइम कम से कम वेस्ट किया जाए, क्योंकि बच्चों की जो धारणा होती है ना कि सर हम तो यूट्यूब से नहीं पढ़ेंगे, मुझे खुद पसंद नहीं है कि बच्चे यूट्यूब का सहारा लें। इसलिए मैं खुद एक नए उस अंदाज के अंदर आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, ताकि कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, काम की चीज़ें आप तक पहुँच सकें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 1935, यानी कि आरबीआई की स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। पहला प्रश्न यही से बनता है कि आरबीआई की स्थापना किस समिति या आयोग की सिफारिश के आधार पर हुई थी, कब हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, पहला गवर्नर कब था, इसका वित्तीय वर्ष कब होता है और इसका वर्तमान गवर्नर कब है, इसका प्रधान कार्यालय कहाँ पर है, इसके स्थानीय कार्यालय कहाँ पे है। ये कुछ प्रश्न बनते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। चलो हम देखते हैं। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग आयोग 1926 की सिफारिश के आधार पर हुई थी, नंबर 1 बात। और आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी। स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ पर हुई? मुंबई में हुई। हिल्टन यंग आयोग ने इसकी सिफारिश की थी 1926 के अंदर, जिसका गठन किया गया था। और आरबीआई अधिनियम 1934 के अंदर सारा उल्लेख कर उसके अधीन इसकी स्थापना हुई। और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, सारे फैक्ट यहाँ से अपने को याद करने हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14। आरबीआई के संबंध में निम्न में से गलत कथन है, यानी कि 3 कथन सही है और 1 कथन गलत है। अपने को जो गलत कथन है उसको छांटना है। ऑप्शन नंबर ए, प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ, बिल्कुल सही है। आज़ादी के समय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख, बिल्कुल सही है। और वर्तमान के अंदर आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक। हाँ भाई देखो, पहले आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष था वो 1 जुलाई से 30 जून तक ही था, लेकिन वर्तमान के अंदर आरबीआई का वित्तीय वर्ष बदलकर 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया। जो भारत का जो वित्त वर्ष होता है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च, उसके समान ही आरबीआई का वित्तीय वर्ष कर दिया गया है। तो आरबीआई का वित्तीय वर्ष है वो वर्तमान के अंदर 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 15। आरबीआई के स्थानीय प्रधान कार्यालय हैं। स्थानीय प्रधान कार्यालय दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। अब देखो इस प्रश्न को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय और स्थानीय प्रधान कार्यालय दोनों में अंतर है। अगर आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय पूछें, मुख्य कार्यालय पूछें, तो उसमें अपना आंसर आएगा मुंबई के अंदर। ठीक है, तो मुंबई के अंदर केंद्रीय कार्यालय है तथा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये जो अपने 4 महानगर हैं इनके अंदर इसके स्थानीय कार्यालय भी हैं। यानी कि दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता में स्थानीय कार्यालय है, जबकि मुंबई के अंदर स्थानीय कार्यालय भी है और इसका केंद्रीय कार्यालय भी है। और आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं और डिप्टी गवर्नर हैं उनकी नियुक्ति तो 5 वर्ष के लिए होती है, जबकि आरबीआई के स्थानीय बोर्ड का कार्यालय है वो 4 वर्ष होता है। ये अपने को यहाँ पर थोड़ा सा याद करना है, थोड़ा समझना है। देखो फिर दोबारा से देखो, आरबीआई के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल तो 5 वर्ष है, जबकि आरबीआई के जो स्थानीय कार्यालय हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनका कार्यकाल है वो 4 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 16 है। निम्न में से कौन सा रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? मतलब कि 3 कार्य इसमें रिजर्व बैंक के हैं और 1 कार्य नहीं है। ऑप्शन ए, मुद्रा निर्गमन,
बिल्कुल सही है। भारत के अंदर मुद्रा निर्गमन का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी, व्यापारिक बैंकों का अंतिम ऋणदाता। बिल्कुल सही बात है। व्यापारिक बैंकों को ऋण देने वाली अंतिम संस्था भारतीय रिजर्व बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक के अंदर सभी व्यापारिक बैंकों के अकाउंट खुले हुए होते हैं। ऑप्शन डी, साख का नियंत्रण करना। बिल्कुल सही बात है। हमारे देश के अंदर साख नियंत्रण के लिए राजकोषीय नीति है वो भारत सरकार द्वारा बनाई जाती है, जबकि मौद्रिक नीति है वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। और ऑप्शन सी, जनता को ऋण उपलब्ध करवाना, ये ऑप्शन गलत है। जनता को ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य है वो भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के अंदर सामान्य नागरिकों के अकाउंट नहीं होते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। जनता को ऋण उपलब्ध करवाना ये रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी सी हम। जनता को ऋण प्रदान करने का कार्य व्यापारिक बैंक करते हैं। आरबीआई सरकार के बैंकर, सलाहकार और एजेंट के रूप में कार्य करता है। बहुत सारे मौक़ों के ऊपर जब भारत सरकार को वित्तीय सलाह लेनी होती है तो वे भारतीय रिजर्व बैंक से सलाह लेते हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों का संरक्षक है, यानी कि सभी व्यापारिक बैंकों के अकाउंट है वो आरबीआई के अंदर खुले हुए होते हैं और उनकी धनराशि वहाँ पर जमा होती है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17 है। आरबीआई ने नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली को कब अपनाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 अक्टूबर 1956 को। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जब आरबीआई की स्थापना हुई तो उस समय नोट निर्गमन की आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रचलित थी और 6 अक्टूबर 1956 को उसको स्थानांतरित करके और नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया गया। अब देखो हमें यहाँ पर यह समझना है कि 6 अक्टूबर 1956 को जब आरबीआई ने नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया तो इसके अंतर्गत क्या सिस्टम था, क्या चीज़ें थी, क्या प्रावधान था। देखो इसके अंदर ये प्रावधान था कि 200 करोड़ रुपये के, जिसमें 115 करोड़ रुपये के मूल्य के तो स्वर्ण और 85 करोड़ रुपये के विदेशी ऋण पत्र कोष में होने जरूरी हैं। यानी टोटल 200 करोड़ रुपये के स्वर्ण और विदेशी ऋण पत्र कोष में होने जरूरी हैं और इनसे ऊपर जितना भी पैसा होगा उस आधार पर नोट निर्गमन किया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18 है। देश में साख नियंत्रण के मौद्रिक उपाय किए जाते हैं, किसके द्वारा किए जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक। यानी कि हमारे देश के अंदर साख नियंत्रण के 2 प्रकार के उपाय किए जाते हैं। राजकोषीय उपाय हमारे देश की केंद्र सरकार द्वारा किए जाते हैं, जबकि साख नियंत्रण के जो मौद्रिक उपाय हैं वो आरबीआई द्वारा अपनाए जाते हैं। मौद्रिक उपाय से हमारा मतलब है विभिन्न प्रकार की दरों में को कम या ज़्यादा करना, जैसे सीआरआर, एसएलआर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर, इन सभी प्रकार के दरों में परिवर्तन करके और साख को नियंत्रित करना। अब अगला प्रश्न है उसमें हमारे और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि साख नियंत्रण का तात्पर्य होता क्या है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देश की मौद्रिक आवश्यकता के अनुसार साख मुद्रा में कमी या वृद्धि करना। साख नियंत्रण का मतलब है देश की आवश्यकता के अनुसार साख के अंदर वृद्धि करना या फिर साख की मात्रा में कमी करना, दोनों ही चीज़ें इसके अंदर शामिल है। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ साख मुद्रा में कमी या वृद्धि की आवश्यकता क्यों पड़ती है। साख मुद्रा में वृद्धि कब की जाती है? साख मुद्रा में वृद्धि का मतलब है कि मार्केट के अंदर पैसा डालना, मार्केट के अंदर पैसों की संख्या बढ़ाना, मुद्रा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करना। जब कोई विकासशील देश होता है तो उसको बहुत सारे विकास के लिए पैसे लगाने होते हैं, तो ऐसे के अंदर मार्केट के अंदर पैसा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ऐसी स्थिति के अंदर साख में वृद्धि की जाती है। जैसे वर्तमान के अंदर बैंकों के बहुत सारे कॉल आते रहते हैं कि भाई आपको लोन लेना है क्या। ये सारे उपाय क्यों किए जा रहे हैं, ये सारी कोशिश बैंकों द्वारा क्यों की जा रही है? क्योंकि मार्केट के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा साख का विस्तार करना चाहते हैं। जब मार्केट में लोगों के हाथ में पैसा होगा तभी वो विकास कार्यों के अंदर पैसा लगाएंगे। और जब जब मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लोगों की आवश्यकताएँ बढ़ जाती है, उनकी मांग बढ़ जाती है, तो फिर साख नियंत्रण के दौरान साख मुद्रा में कमी की जाती है कि मार्केट से पैसा कम करो, ताकि मार्केट के अंदर पैसा कम होगा तो लोगों की मांग है वो कम होंगी और महंगाई के ऊपर नियंत्रण पाया जा सकेगा।
तो साख नियंत्रण से हमारा तात्पर्य है कि मौद्रिक आवश्यकता की देश की मौद्रिक आवश्यकता के अनुसार साख मुद्रा में कमी करना या फिर वृद्धि करना। अपने मुद्रास्फीति का टॉपिक वैसे है नहीं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा इसके बारे में नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए या फिर हम कहें कि साख नियंत्रण के लिए यानी साख की मात्रा को कम या ज़्यादा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति अपनाता है और इसके तहत बैंक दर, रिवर्स रेपो दर वगैरह इनके अंदर कमी या ज़्यादा मतलब बढ़ोतरी की जाती है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि इसकी शॉर्ट में बोले तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई। देखो भाई नाबार्ड क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, यानी कि कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने वाली यह सर्वोच्च संस्था है और ये लंबे समय के लिए ऋण कृषि क्षेत्र के अंदर उपलब्ध करवाती है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 जुलाई 1982 को आरबीआई इसकी नाबार्ड की स्थापना हुई थी और आरबीआई ने इसकी स्थापना ऋण प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में की थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 21, बैंकों को अपने पास कुल जमाओं का कुछ प्रतिशत नगद, स्वर्ण या मान्यता प्राप्त सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में सदैव अपने पास रखना पड़ता है, जिसे कहा जाता है। देखो भाई अब दो चीज़ें हैं, मैं आपको यहाँ पर अब स्पष्ट कर दूं कि बैंक हैं वो जो उनकी कुल जमा होती है यानी जनता का जो कुल पैसा उनके पास जमा होता है उसका कुछ प्रतिशत भाग उन्हें अपने पास रखना पड़ता है, ताकि कभी भी जो ग्राहक हैं, जो कस्टमर हैं, वो अगर अपना धन निकलवाने के लिए आए तो कुछ परसेंट उनके पास में नगद रहे। अब यहाँ पर 2% अपने को याद करना है कि बैंक अपने पास कुल जमाओं का कुछ प्रतिशत अपने पास किस रूप में रखती है। पहला पर्सन तो ये है, तो वह नगद के रूप में भी रखती है, स्वर्ण के रूप में भी रखती है और मान्यता प्राप्त सरकारी प्रतिभूतियों के रूप के अंदर भी रखती है। एक बात तो ये हो गई। और जो ये कुछ प्रतिशत अपने पास रखती है नगद, स्वर्ण और प्रतिभूतियों के रूप में, उसको क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर आ जाएगा सांविधिक तरलता अनुपात यानी कि SLR। अब यहाँ पे अपने को क्या याद करें? देखो दो बातें फिर दोबारा से देखो कि बैंक अपने कुल जमाओं का कुछ प्रतिशत अपने पास में स्वर्ण के रूप में भी रखती है, नगद के रूप में भी और सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में भी। उनको क्या कहा जाएगा? सांविधिक तरलता अनुपात। ठीक है। अब ये आरक्षित रखने की जो सीमा है बैंकों द्वारा, ये 0 से 40% के बीच होती है। आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर इसका उल्लेख है कि 0 से 40% के बीच रहेगी। अब इसको आरबीआई समय समय के ऊपर इसको चेंज करती रहती है। तो इसकी जो आरक्षित सीमा है किसकी? सांविधिक तरलता अनुपात की, SLR की, वो तो 0 से 40% है और वर्तमान के अंदर इसे 18% निर्धारित किया गया है, यानी कि अपने कुल जमाओं का प्रत्येक व्यापारिक बैंक को 18% नगद, स्वर्ण व मान्यता प्राप्त सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखना जरूरी है। ठीक है। और एक प्रश्न और है, अगला प्रश्न इसके अंदर आएगा, इसके अंदर अपने सारे डाउट्स हैं वो अपने क्लियर हो जाएंगे। इन दोनों को हम बिल्कुल कंपेयर करते हुए इन दोनों को हम पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि अनुसूचित बैंकों को, देखो भाई एक प्रश्न यहाँ पर और देखो, थोड़ा वीडियो अपना लंबा होगा लेकिन अच्छे से इस टॉपिक को हम समझेंगे कि आरबीआई के अंदर दो प्रकार के बैंक होते हैं। एक तो होते हैं अनुसूचित बैंक और एक गैर अनुसूचित बैंक। यानी अनुसूचित बैंक हैं वो आरबीआई जो नियम लागू करता है उसको वो फॉलो करते हैं। ठीक है। जबकि गैर अनुसूचित बैंक हैं वो विशेष परिस्थिति के अंदर वो भी आरबीआई से ऋण ले सकते हैं, लेकिन वो आरबीआई के नियमों को फॉलो नहीं करते हैं। यानी वे बैंक जो आरबीआई के नियमों को फॉलो करें और आरबीआई से ऋण प्राप्त करने के भी अधिकारी होते हैं, उनको अनुसूचित बैंक कहते हैं। तो जो अनुसूचित बैंक हैं उनको अपनी जमाओं का कुछ भाग आरबीआई के पास में नगद के रूप में जमा रखना पड़ता है। उसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इसका नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR। अब हम इन दोनों पर्सन को कंपैरिजन के अंदर समझते हैं कि किसी बैंक के पास उनकी जो कुल जमा है उसका कुछ प्रतिशत उन्हें नगद, स्वर्ण या फिर मान्यता प्राप्त प्रतिभूतियों के रूप में रखना पड़ता है, उसे तो कहेंगे हम SLR, सांविधिक तरलता अनुपात। और उन्हें अपनी कुल जमा का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास भी जमा रखना पड़ता है, उसको हम कहेंगे CRR यानी नगद आरक्षित अनुपात। दोनों में अंतर क्या है कि अनुसूचित बैंकों को अपने
कुछ भाग है जो आरबीआई के पास में जमा करना पड़ता है, वो केवल नगद के रूप में जमा करना पड़ता है। सीआरआर है वो केवल नगद के रूप में जमा होता है, जबकि एसएलआर है जो उन्हें अपने पास ही जमा रखना पड़ता है, जो 18% वर्तमान के अंदर जिसकी सीमा निर्धारित है, वह स्वर्ण के रूप में भी हो सकता है, नगद के रूप में भी, और मान्यता प्राप्त प्रतिभूतियों के रूप में भी। तो ये दोनों में अंतर है। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं हम कि सीआरआर की सीमा है वो 3 से 15% के बीच में होती है, जबकि एसएलआर की कितनी थी, 0 से 40% के बीच में थी, न्यूनतम उसका अब वर्तमान में समाप्त कर दिया। जबकि वर्तमान के अंदर एसएलआर 18% है, जबकि सीआरआर की सीमा वर्तमान में 4.5% है, यानी कि बैंकों को अपने कुल जमा का 4.5% जो भाग है वह आरबीआई के रूप में जमा रखना पड़ेगा, और वो भी केवल नगद के रूप में। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 23। भारतीय रिजर्व बैंक की महत्वपूर्ण वर्तमान दरों के बारे में असत्य है, यानी कौन सी जो वर्तमान दर है वो सही नहीं है। और ये आंकड़े मैंने डाले हैं दिसंबर 2022 के। दिसंबर 2022 के अंदर जो आरबीआई जो अपनी समीक्षा करता है समय समय के ऊपर, तो उसके अंदर दिसंबर 2022 के अंदर के अंतर्गत वर्तमान में दर क्या है, रेपो दर। हम रेपो दर का मतलब होता है कि वह दर जिसके ऊपर जो रिजर्व बैंक है वह जिस दर के ऊपर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है वो कहलाएगी रेपो दर। और रिवर्स रेपो दर वो होती है जिस दर के ऊपर वो व्यापारिक बैंकों की जमा स्वीकार करता है। ठीक है, तो देखो भाई, रेपो दर है वो 6.25% है वर्तमान के अंदर, और रिवर्स रेपो दर है वो 3.35% है। सीमांत स्थायी सुविधा दर 6.50% है, और बैंक दर है वो 6.50%। तो इसके अंदर जो राइट आंसर आएगा वो डी आएगा। बैंक दर है वो 5.15% नहीं है, बल्कि ये वर्तमान के अंदर 6.50% है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 24। निम्न में से कौन सा सहकारी बैंकों का स्तर नहीं है। सहकारी बैंक होते हैं और उसके 3 स्तर होते हैं, तो उन 3 स्तरों में से कौन सा, इन ये 4 ऑप्शन इसमें से कौन सा सहकारी बैंक का स्तर नहीं है। इसका राइट आंसर आ जाएगा जिला सहकारी बैंक। अब देखो इनके नाम देख लेते हैं, नाम में थोड़ा अंतर है तो हम अच्छे से समझ लेंगे, तो हमारा प्रश्न ये गलत नहीं होगा। कि भारत में सहकारी बैंक हैं, उनका गठन 3 स्तरों वाला है, 3 स्तर के ऊपर सहकारी बैंक होते हैं। ठीक है, सबसे शीर्ष स्तर के ऊपर होता है राज्य सहकारी बैंक, यानी हर राज्य के अंदर एक सहकारी बैंक होता है जो सहकारी बैंक की सबसे शीर्षस्थ संस्था है। दूसरे नंबर के ऊपर होता है केंद्रीय सहकारी बैंक, और केंद्रीय सहकारी बैंक है वो जिला स्तर पर होता है। ठीक है, और तीसरे स्तर पे हो गया प्राथमिक साख समिति। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखने लायक बात है कि केंद्रीय सहकारी बैंक को हम केंद्र सरकार का बैंक हमें नहीं समझना चाहिए। सहकारी बैंक की सर्वोच्च संस्था होती है राज्य सहकारी बैंक, दूसरे नंबर की होती है केंद्रीय सहकारी बैंक, यानी कि जिला स्तर पर जो सहकारी बैंक होता है उसे हम केंद्रीय सहकारी बैंक कहते हैं। और सबसे निम्न स्तर की और सबसे जो प्राथमिक स्तर की है वो है प्राथमिक साख समिति, जो ग्रामीण स्तर पे होती है। आगे बढ़ते हम प्रश्न नंबर 25। वे जमाएं जो बैंक प्रारंभिक जमाओं से प्राप्त राशियों से ऋण खाता खोलकर ऋण राशि जमा करता है कहलाती है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, व्युत्पन्न जमा। अब देखो भाई, वे जमाएं जो बैंक वो आरंभिक जमाओं से प्राप्त राशियों से ऋण खाता खोलकर ऋण राशि जमा कराते हैं, यानी कि आरंभिक जमा वे जमा कहलाएंगी जो कस्टमर द्वारा, ग्राहकों द्वारा, व्यक्तियों द्वारा जिन्होंने बैंक में खाते खोल रखे हैं उनके द्वारा जो राशि जमा करा रखी है वो कहलाएगी प्रारंभिक जमा। और उस राशि का कुछ परसेंट अपने पास में रखकर, नगद के रूप में रखकर, और बाकी ये जो साख देते हैं उसको हम कहेंगे व्युत्पन्न जमा। यानी कि कोई आदमी ऋण लेता है तो उसके खाते में जितनी राशि जमा करवाते हैं ये, उसको व्युत्पन्न जमा हम कहेंगे। यानी वे जमाएं जो जमाकर्ता द्वारा वास्तविक रूप से बैंक में जमा की जाती है वो प्रारंभिक जमा होती है, और जिस व्यक्ति को बैंक ऋण देते हैं उसके खाते के अंदर जितनी राशि जमा की जाती है इनके द्वारा वो व्युत्पन्न जमा कहलाती है। यानी कि व्युत्पन्न जमा है वो प्रारंभिक जमाओं से ही बनती है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 26। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई। 1982, 1975, और इसके अंदर जो राइट आंसर है उसकी हम बात करते हैं 2 अक्टूबर 1975 को।
अब इसके अंदर दो चीज़ें हम एक साथ याद कर सकते हैं। 12 जुलाई 1982 नाबार्ड की स्थापना, और 2 अक्टूबर 1975 यानी गांधी दिवस के दिन 1975 के अंदर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। और एक जो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि गोवा और सिक्किम के अंदर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थित नहीं है। इसका कारण मेरे हिसाब से यही हो सकता है कि दोनों राज्य हैं, ये छोटे राज्य हैं और यहाँ पर दूर दराज के क्षेत्र ऐसे नहीं हैं कि जहाँ पर ग्रामीण लोगों को असुविधा महसूस हो, इसलिए गोवा और सिक्किम के अंदर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थित नहीं है। इन दोनों राज्यों को छोड़कर पूरे देश के अंदर हर राज्य के अंदर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थित हैं।